क्लास स्टूडेंट्स आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एटम्स के एटॉमिक मास की और मॉलिक्यूल्स के मास की। उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स जो है एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है जिसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स के मिलने से बनता है और उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास मतलब हिंदी में अगर बात करें तो परमाणु भार। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहले ये चीज़ हम लोगों को बताई थी कि किसी भी एलिमेंट का, हर एलिमेंट का जो एटम है उसका अपना एक पर्टिकुलर भार होता है और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास। सपोज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं। तो सब एलिमेंट्स, यानी कि आप सीधा ये बोल सकते हो कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, चाहे वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या आपके पास मेटलॉइड्स हैं, सबका अपना कुछ ना कुछ भार होगा, मास होगा, और उसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। हर एलिमेंट का अपना एक करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास है और हर एलिमेंट के एटम के भार को नाप पाना, मेज़र कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को सबको पता है कि एटम्स जो हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख पाते। उनका मास मेज़र करने के लिए हम लोग एक मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ द मास स्पेक्ट्रोमीटर, जिससे हम लोगों को एक एटम के मास के बारे में पता चल जाता है। आजकल के टाइम में, आजकल के समय में हम लोग जितने भी एलिमेंट्स के मासेस के बारे में पढ़ते हैं, वो आज का जो सिस्टम है वो एटॉमिक मासेस जो हैं वो बेस्ड हैं कार्बन 12 के ऊपर। अब मैं बताऊंगा कि क्या है ये चीज़। ठीक है बेटा। और यहाँ पे हम लोग कार्बन 12 को जो है अपना एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और उस स्टैंडर्ड के साथ हम लोग बाकी एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करके उनका मास कैलकुलेट करते हैं या डिटरमिन करते हैं। 1961 में IUPAC और IUPAP ने इसके ऊपर सहमति बनी थी कि कार्बन 12 को हम लोग एक स्टैंडर्ड मान के चलें। यहाँ पे जो C12 लिखा है, ये 12 जो है कार्बन का जो है वो एटॉमिक मास है, भार है। कार्बन 12 जो है हमारा कार्बन का एक आइसोटोप है, मतलब कि समस्थानिक आपने पढ़े होंगे, उसको हम लोग C12 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिस्टम में कार्बन 12 को हम लोग एग्जैक्टली मान के चलते हैं कि किसी भी दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो एग्जैक्टली सेम होगा इस मास के। 12 एटॉमिक मास यूनिट एंड मासेस ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिवली टू दिस स्टैंडर्ड। बाकी दूसरे एलिमेंट्स का जो मास है वो इस C12 के मास के इक्विवेलेंट हम लोग लेके चलते हैं, इसको स्टैंडर्ड मान के चलते हैं और वहाँ पे हम लोग मास को बोल देते हैं AMU, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। सपोज़ कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम का मास अगर आप लोग डिफाइन करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि मास इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मतलब एक कार्बन 12 एटम जिसको स्टैंडर्ड माना था, उसके मास के 1/12वें भाग का जो रिजल्ट होगा वो हमारा हाइड्रोजन का मास होगा। ठीक है। आजकल हम लोग मास को, एटॉमिक मास को U के साथ डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग फुल फॉर्म जिसकी होती है यूनिफाइड मास। पहले हम लोग AMU लिखते थे बेटा, पहले हम लोग AMU लिखते थे, मतलब कि AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन आजकल इसकी जगह हम लोग U करते हैं। सपोज़ कि आपके पास एक AMU की वैल्यू है इतनी, एक हाइड्रोजन एटम के मास की वैल्यू है इतनी, तो आपके पास हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास कैसे निकलेगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ देखो आपने ऊपर पुट कर दी, 1 AM की वैल्यू नीचे कर दी। आपके पास जो भी आंसर आया उस आंसर को आप लोग उस आंसर के आगे AMU लगा सकते हो या आजकल के टाइम में म्यू भी लगा सकते हो। यूनिफाइड मास भी बोला जाता है इसको, एटॉमिक से। ऑक्सीजन का मास अगर देखा जाए तो सपोज भी कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन का मास आ गया ये, तो इसके यूनिट हम लोग AMU में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और साथ में इसको म्यू भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है और उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। एटॉमिक मास जब भी कैलकुलेट किया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए, तो उसके साथ हम लोग यूनिट्स के फॉर्म में म्यू लगाएंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया ये टॉपिक एटॉमिक